हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर 13 दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट पार्ट में हमने स्लेम डायनेस्टी तक पढ़ा था, यानी मुग़ल के बाद जब गुलाम वंश आया, जो कि किसी न किसी से या फिर वो गुलाम थे अपने राजा के, और उसके बाद उनके बच्चे धीरे धीरे आते आते वह सल्तनत को संभालने लगे। तो अभी तक हमने पढ़ा गुलाम वंश का, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हमने लास्ट गुलाम जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी थे, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डू यू नो व्हेन अलाउद्दीन केम टू नो अबाउट द सुपर ब्यूटी of Padmini, the queen of Chittor, he wanted to marry her, so he attacked Chittor. He defeated the Rajput queens Padmini and other ladies committed जोहार। तो इसके बाद जब ये लास्ट जो था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने क्या किया था कि जब ये जो क्वीन चित्तौर की जो रानी थी, वो जो कि बहुत ही सुंदर थी, उससे जो है ये विवाह करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि चित्तौर पर अटैक कर दिया। और जिसमें क्या होता है कि राजपूत जो रहते हैं वो तो मारे जाते हैं, हार जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन उस वहाँ की जो रानी थी, जो पद्मिनी क्वीन जो थी पद्मिनी, और जो वहाँ के लेडीज़ थे जितने भी, उन्होंने क्या किया कि वो जोहार कर लिए। अर्थात जो जोहार का अर्थ है जैसे जिसके पति जब मर जाते हैं ना, तो उस समय की प्रथा थी कि औरतें भी अपने आप को जला लेती थी, तो वही जोहार होता है। तो क्वींस जो पद्मिनी जो थी वो विवाह उनसे नहीं करना चाहती थी, और बदले में क्या उन्होंने किया कि जोहार कर लिया। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज फाइडली डिस्क्राइब्ड बाय द मलिक मोहम्मद जैसी इन हिज एपिक्स पद्मावत। इनकी जो ये कहानी है रानी पद्मिनी की, इनकी जो कहानी है राणा रतन सिंह और पद्मिनी, इनकी कहानियाँ जो है आपको मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई जो एपिक्स है पद्मावत, उसमें इसमें बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। आफ्टर रूलिंग फॉर 20 years, अलाउद्दीन डेड इन 1316. His successor could survive only up to 1320 CE. The last ruler of Khalji dynasty was Khusro. He was defeated and murdered by Ghazi Malik, who took the name of Ghiyasuddin Tughlaq and come the Sultanate in 1320 CE. तो इसके बाद जो है वो खुसरो आते हैं डायनेस्टी में, और उसके बाद क्या है, इनके मरने के बाद ये जो है मारे जाते हैं गाजी मलिक के द्वारा, और फिर आते हैं गाजी मलिक जिन्होंने अपना नाम रख लिया था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके बाद से ही आता है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1320 से 1412 CE तक, इतने समय तक अब जो तुगलक डायनेस्टी चली। इसके पहले क्या था, तो स्लेम जो था डायनेस्टी थी, स्लेम डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। अब आया तुगलक वंश। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसके जो पहले थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, जो 1320 to 25 तक शासन किए। द तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई गयासुद्दीन तुगलक। ही रोज फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पोजिशन टू अ हाई पोजिशन ऑफ गवर्नर ऑफ द frontier provinces. He was great warrior and an able administrator. इसमें क्या होता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक जो है वो एक ऑर्डिनरी पोजीशन से, मतलब एक नीचे की पोजीशन से बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और क्या है फ्रंटियर पोजीशन तक पहुंचते हैं, और ये जो है गवर्नर बन जाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ये बहुत अच्छे योद्धा थे और बहुत अच्छी जो थे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ही कंसल्टेड एंड द सक्सेड सल्तनत एंड रिस्टोर्ड peace of order, and the whole country was in the grip of unrest and lawlessness. Okay. तो इनके टाइम में क्या होता है कि जो कंट्री में
जो भी शांति फैली हुई थी, तो इनका था शांति को फैलाने में थे, और सब चाहते थे कि आराम से, और नियम जो है वो सही तरीके से, जो भी रूल जो था वो सही तरीके से नहीं था, तो ये सब कुछ सही करना चाहते थे। ही वॉज काइंड रूलर, ये जो थे दयालु राजा थे। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट, ही इवन withdrew some of the tax imposed on them. He died on accident when the pandal set up for his welcome fell on him. It is said that it was the result of the conspiracy had by his son Jana Khan for early occupation of the throne. तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये तो दयालु राजा थे ही, और इन्होंने बहुत सारा व्यवस्था भी की, और बहुत सारे टैक्स वुक्स जो थे उनको भी माफ़ कर दिया, जो किसानों पर था वो सारे टैक्स वगैरह को भी कम कर दिया उन्होंने। लेकिन इनकी जो है एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। एक पंडाल सेंट जो कि इन्हीं के वेलकम के लिए तैयार किया गया था, वहीं पे इनके उसके गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा जाना जाता है कि ये मृत्यु नहीं थी, एक हत्या थी, जो कि उन्हीं के बेटे ने, जो जना खान जो थे, उन्होंने बहुत जल्दी अपनी गद्दी को, पिता की गद्दी को पाने के लिए अपनी ही पिता का जो है वो मर्डर कर दिया था। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आते हैं मोहम्मद तुगलक, जो कि 1325 से 51 सी तक रहते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जना खान टुक द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इसके जना खान जो बेटे रहते हैं गयासुद्दीन तुगलक के, तो उन्हीं के बेटे जो रहते जना खान, उन्होंने ये तो अपने पिता को मार के शासन में आया, और दूसरा क्या है कि उन्होंने अपना जब शासन में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया मोहम्मद बिन तुगलक, and became the sultan in 1325 CE. He was a learned person. He opposed interfaced of the ulemas in the matter of the state. He took many steps to consider the sultanate. तो ये जो रहते हैं एक सीखे हुए, माने लर्नर पर्सन रहते हैं, मैंने सीखे हुए बहुत ही ये रहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे स्टेप, नए नए स्टेप भी लिए अपनी सल्तनत को अच्छे करने के लिए, बहुत सारे स्टेप लिए, और इन्होंने इंटरफेस द उलेमास ऑफ मैटर, उनके भी मैटर पर इन्होंने इंटरफेयर किया। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, इन्होंने अपना कैपिटल जो है उसे भी बदल दिया, दिल्ली से क्या हो गया, देवगिरी। टू अवॉइड द फ्रंट ऑफ द अटैक मंगोल एंड एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑन द डेक्कन, बट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इट caused many hardship. Many people died on the way of Devgiri, which was 950 kilometers away. On the other hand, his absence from the north encouraged frequent attack from Mongols. After 5 years, he ordered the retreat, which caused even greater hardship to the people. Delhi once again became a capital of सल्तनत। तो इन्होंने तो पहले क्या किया कि दिल्ली की कैपिटल को बदल के, दिल्ली को हटा के देवगिरी बनाया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या मतलब उन्होंने सोचा कि मंगोल के अटैक ये सबसे को कंट्रोल में करने के लिए इन्होंने दक्षिण की तरफ अपना फैलाव किया, और अपनी जगह से 950 किलोमीटर दूर जो है अपने कैपिटल को बनाया। लेकिन इसमें क्या उनको प्रॉब्लम हुआ कि इतने दूर के जो थे, ट्रांसपोर्ट के कारण, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण जो थे, बहुत सारे इनके जो आदमी थे वो मर गए, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मंगोल की तरफ से अगेन फ्रिक्वेंट बार अटैक होने लगे। इस सारी बहुत सारी परेशानियों को देखने के बाद आफ्टर 5 ईयर इन्होंने क्या किया कि ऑर्डर द रीट्रीट विथ द कॉस्ट ऑफ इवन ग्रेट हैंडशिप टू द पीपल। इन्होंने क्या किया, अगेन फिर से दिल्ली को ही सल्तनत बना दिया। जैसे दिल्ली कैपिटल था, इन्होंने देवगिरी की फिर से दिल्ली को ही कैपिटल बना दिया। Muhammad Tughlaq wanted to increase his military power of conquered more and more territories and the cover the loss of all previous project.
he imposed and tax in the Doab areas at 50% of the produce. तो इन्होंने क्या किया, जैसे अपने मिलिट्री जो पावर है उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्रिक किए, और लॉस जो था उसके जितने सारे इन्होंने प्रोजेक्ट किए तो उसके चलते ये फेलियर हो गए। और उस सब को इम्प्रूव करने के लिए और उसके कारण ही इन्होंने क्या किया कि जो टैक्स था, लैंड टैक्स जो होता था उसे दोआब एरियाज़ में उसे 50% तक कर दिया। द प्रेजेंट who had recently suffered due to widespread famine were the threatened by the order. Many farmers gave up cultivation and their land lay barren. This project also ended and on is on utter failure. When Muhammad Tughlaq realized his mistake, he not only withdrew his order but also extended help to the farmers to resume cultivation. अब इसके बाद क्या है, जब इन्होंने 50% तक जो टैक्स को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ कि उसी समय उनके साथ एक और परेशानी आ गई, जो था कि रिसेंटली अचानक से क्या हुआ, उस समय जो सूखा पड़ने के कारण जो था अच्छी फसल नहीं हुई। और उसके बाद वे जो फार्मर्स थे वो क्या होते हैं कि अपने अपने लैंड को जमा करने अपने छोड़ देते हैं, ठीक है, तो नहीं करते हैं काम। इसके चलते क्या हो, ये प्रोजेक्ट भी उनका फेलियर हो जाता है। उसके बाद जो है मोहम्मद तुगलक को अपने गलती का, मिस्टेक का जो है रियलाइज्ड होता है, और उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर टू ऑल्सो एक्सटेंड हेल्प टू द फेलियर एंड रिज्यूम कल्टिवेशन। तो फिर वो गरीबों जो किसानों का है मदद करने के लिए आते हैं और अपना जो है कल्टिवेशन वाला जो है वो रिज्यूम कर देते हैं। द फेल्यूर ऑफ हिज प्रोजेक्ट इम्पिटी हिज treasury, he then threw in ensuing to gain currency of copper instant to silver coin, but due to increased circulation of the counterfeit coin, he had the withdrew his orders to ask the people exchange their coin with silver coin. This caused heavy loss of the royal treasury. Muhammad Tughlaq was mixture of opposites. He was a great scholar, but lacked common sense. He was hurt as well as liberally. During his last day, he had faced many rebellions in different part of his सल्तनत। तो इसके बाद क्या होता है कि जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट किया वो इनका फेल्यूर हो गया। तो इससे क्या होता है, इनके जो खजाना जो रहता है वो बहुत ही कम पड़ने लगता है, ख़त्म होने लगता है। उसको पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए वो क्या करते हैं कि उन्होंने कॉपर करेंसी को इंटरेस्ट टू सिल्वर कॉइन, तो कॉपर को सिल्वर में बनाने के लिए करते हैं। बट ड्यू टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द काउंटरफेट कॉइन, मतलब इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने घर पे छपाई घर पे बनाने लगते हैं कॉइन, जिससे और भी होता है मतलब लॉस होने लगता है। फिर ऑर्डर क्या करते हैं लोगों से कि वो जो भी अपना जो कॉपर कॉइन देगा तो उसके बदले सिल्वर कॉइन उसे दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी इनके साथ परेशानियां होती हैं। तो ये इसलिए कहा गया कि मोहम्मद तुगलक जो है मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, मतलब दोनों हैं इनमें। एक तो ग्रेटेस्ट स्कॉलर भी हैं बट लैक ऑफ कॉमन सेंस, इनमें बहुत सारा समझ है लेकिन इनको बुद्धि की कमी है, ये कहा गया है। तो इस तरह से उन्हें बहुत सारी, और लास्ट में जो लास्ट कुछ दिन में क्या होता है कि इन्होंने बहुत सारे पार्ट को बहुत सारे जो रिवेलियन था उनका सामना करना पड़ता है लास्ट के दिनों में। डू यू नो टोकन करेंसी is one of which the face value of the coin much higher than the metallic value. For the example of in case of 1 rupees silver coin, the value is also nearly equal to 1 rupees. But now if you compare the value of rupees, it's much less than the rupees, so it's a token money.
तो इसमें आपको टोकन मनी के बारे में बताया गया, जैसे कि किसी जैसे 1 रुपीज़ का कॉइन है, उसका वैल्यू यदि 1 सिल्वर कॉइन के बराबर कर दिया जाए तो फिर तो वैल्यू बहुत कम ही आ जाएगा, बहुत ही कम होते जाएगा। तो ये होता है टोकन मनी। तो उसमें क्या होता है कि इफ़ यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ रुपीज़ इट मच लेस देन अ रुपीज़, माने 1 रुपीज़ से वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये होता है टोकन मनी। नेक्स्ट आते हैं फिरोज तुगलक, जो कि 1351 से 88 सी तक रहते हैं। मोहम्मद तुगलक हैड अ सन, नो सन। हिज कज़न फिरोज तुगलक वाज मेड इन सुल्तान आफ्टर हिज डेथ। आफ्टर बिकम a sultan, he adopted the policy of appraising the noble ulemas and the authored Muslim to strengthen his position। तो इसके बाद क्या, मोहम्मद तुगलक जो रहते हैं उनके बेटे कोई नहीं रहते हैं, तो उनका जो है जो मनी भाई के बेटे जो रहते हैं, कज़न जो रहता है मने उसे वो क्या करते हैं कि अपने में गद्दी पे दे देते हैं, सुल्तान बना देते हैं। कज़न बनने के कारण क्या होता है कि वो जो होता है उसमें उनका सोच और अलग रहता है। उसके बनने के बाद वो क्या होता है कि अडॉप्ट करते हैं एप्रेसिव नोबल लेमास, ये सब को वो अडॉप्ट करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ही इम्पोज्ड जाजिया ऑन हिंदूज एंड ग्रांटेड हिज एंड एज लैंड एज वेल एज हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशन टू द उलेमास। तो उसमें क्या है, मुस्लिम ये हिंदू के लिए जो है इम्पोज जाजिया जो लागू कर देते हैं, इससे क्या होता है कि उन्हें जो टैक्स जो है उनसे मुस्लिम से ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ लागू करती हैं। ही वॉज द स्ट्रेंथ सनी एंड फेथ, ये जो है इस पर विश्वास रखते हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द सर्वेंट ऑफ गॉड। ही चेंज द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक ऑफ सेपरेटिंग रीजन्स आफ्टर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो अपने आप को भगवान का जो सर्वेंट मानते हैं, गॉड के सर्वेंट अपने आप को मानते थे, और इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी और फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो रहते हैं, इन सब का जो है इसको पॉलिसी को बहुत सारा चेंज किया और सेपरेटिंग अपने धर्म को और एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए। ही मेड मेनी रिफॉर्म द रिड्रेस द ग्रीवेंस that the people had against Muhammad Tughlaq. He constructed many canals and tanks. The old tank were repairs. Land revenue was reduced and market was opened to sell the surplus produce. तो इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे कैनल और टैंक बनवाए, और फिर जो है इन्होंने उस जो पुराने थे उसको रिपेयर भी कराए। फिर इन्होंने जो ओपन सेल अर्थात जो सरप्लस जो प्रोड्यूस रहते थे उसे अलग से मार्केट से अलग सेल करने के लिए तैयार हो गए थे। रिड्यूस द मार्केट वेयर द ओपन सेल, मार्केट से अलग सेल करते थे जो सरप्लस प्रोड्यूस रहते थे। न्यू कॉइन इज स्मॉलर डोनेशन वेयर ऑल्सो इंट्रोड्यूस। He opened schools and gave grant to the scholars to promote literary activities. He helped the poor Muslims. He landed 1200 fruits garden all around Delhi and founded new cities. Example, Hisar, Jaunpur, Firozpur, etc. He got Sanskrit text translated into Persian. तो ये जो थे, इन्होंने जो क्वाइन थे जो पहले चले आ रहे थे क्वाइन तुगलक के टाइम में, उसको क्या उसका साइज़ को छोटा कर दिया। बहुत सारे स्कूल भी खोले ताकि लिटरली एक्टिविटीज़ के लिए। फिर बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ के लिए भी इन्होंने खोला। फिर पुअर मुस्लिम का बहुत हेल्प करते थे, और इसके लिए उन्होंने 1200 फ्रूट्स गार्डन जो है वो दिल्ली के आसपास लगवाए, और फिर बहुत सारे जो है नए सिटीज़ जो हैं उसे भी बनाया, जैसे हिसार, जानपुर, फिरोज़ाबाद, फिरोज़पुर, ये सारे जो हैं नए सिटीज़ बनाए। और वे संस्कृत का जो संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन में संस्कृत का जो भी था साहित्य उसे ट्रांसलेट किया पार्सियन में। उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन तुगलक, जिसका है 1388 टू
1412 CE. He was the last ruler of Tughlaq dynasty. And, during his time, Tamur Lung invaded India to took away a large amount of wealth. He also took with him many Indian artisans for the decorating his capital at Samarkand. The Sultanate lasted only up to 1412 CE after Timur invention till Nasruddin death. Later it got divided into many small kingdoms. Daulat Khan an Amir was appointed as the ruler of Delhi. तो इसके बाद जो फिरोज़ तुगलक के बाद आते हैं नसीरुद्दीन तुगलक, जो कि लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। और इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो है यहाँ से इंडिया से जो है बहुत सारे लार्ज अमाउंट में धन जो लेके यहाँ से गए, और बहुत सारे जो आर्टिसियन थे उसे भी लेके गए डेकोरेटिंग द कैपिटल ऑफ समरकंद। समरकंद को अपने को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए यहाँ से बहुत सारे आर्टिसियन को भी ले गए। और लास्ट इन्होंने 1412 तक ही इन्होंने किया शासन। इसके बाद जो है बहुत सारे स्मॉल पार्ट में बट गए जाते हैं किंगडम जो है बहुत सारे, जैसे दौलत खान और अमीर वॉज अपॉइंटेड द रूलर ऑफ दिल्ली, ये सारे कुछ पॉइंट हो जाते हैं। डू यू नो इन 1414 सी सैयद खैजरार Khan attacked Delhi to defeated Daulat Khan and founded the Sayyid dynasty. Four rulers of this dynasty ruled up the 1451 CE when बहलोल लोधी अटैक। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो है इतना ही टाइम करते हैं। उसके बाद जो नए जो आते हैं डायनेस्टी वो रहते हैं सैयद डायनेस्टी, जो इसके पहले जो है 4 रूलर ही आते हैं। जो आपको तुगलक जो डायनेस्टी में है उसमें 4 रूलर ही रहते हैं, और उसके बाद आते हैं बहलोल लोधी अटैक के बाद वो आते हैं शासन में। तो लोधी डायनेस्टी, इसके पहले था तुगलक, उसके पहले था आपको जो है स्लेव डायनेस्टी। तो अब आता है लोधी। Bellul Lodi 1451 to 89 CE. He was the able ruler and the competent general. He did not rule like a sultan but a feudal lord. He pleased his noble. He declared that he was the among them. तो ये जो है वो कॉम्पिटेंट जनरल की तरह ये शासन में आते हैं, यानी कि ये जो है अपने आप को मतलब सल्तनत मतलब सुल्तान नहीं मानते हैं, ये अपने आप को एक फेड्यूल का मानते हैं, मतलब एक जो सामंत का जो रहता है पोजीशन उसकी तरह अपने आप को देखते हैं। और वो कहते भी हैं कि मैं आप ही लोग की तरह आपके बराबर हूँ, मैं इसी की तरह का हूँ। फेड्यूल सामंत जो रहते हैं उनके को बता के कहते हैं कि मैं आपकी तरह ही हूँ। ही नेवर सेट द थ्रोन, वो कभी गद्दी पे नहीं बैठे थे। ही सुप्रेस्ड द रिवोल्ट इन दोआब एंड नेक्स्ट Janapur and the number of other states. He was the religious person. His rule extend from Punjab to some part of India. ये जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इन्होंने अपना साम्राज्य जो है पंजाब और बिहार तक फैलाया था। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, जो कि 1489 to 1517 तक रहते हैं। सिकंदर लोधी succeeded his father in 1489 CE. He was the generous towards the Muslim and ulemas. He helped poor Muslim and gave money to the poor widows for the marriage of his daughter. तो ये जो रहते हैं बहलोल लोधी के बेटे सिकंदर लोधी आते हैं शासन में, और ये जो रहते हैं एक जो मुस्लिम ऑडियंस को बहुत ही सम्मान करते हैं और वे मुस्लिम का बहुत हेल्प करते हैं, पुअर पीपल का मदद करते हैं, और जो विडोज़ रहते हैं उनको अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत से पैसे भी देते हैं। सिकंदर लोधीज रिलीजियस पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज वाज वेरी हर्श इन इंटोलरेंट. He destroyed temples and constructed mosques in their places. He reimposed jizya
ऑन द हिंदूज़। ये जो रहते हैं मतलब मुस्लिम को तो बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन हिंदू का बहुत ही नहीं बढ़ावा देते हैं, और बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ के वहाँ पर मॉस्किस बना देते हैं उसी जगह पर। और फिर हिंदू पे जो है वो जाजिया जो है टैक्स का जो था वो ज़्यादा कर देते हैं। हिंदू वॉज वेरी हर्स टॉलरेट, हिंदू जो रहते हैं वो बहुत इनसे टॉलरेट रहते हैं। ही फाउंडेड the new city Agra in 1506 CE and the made his capital the shifted the center of power of Delhi to Agra। अब ये जो आते हैं ये क्या करते हैं कि नया सिटी बनाते हैं आगरा, और उसका कैपिटल जो कर देते हैं सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से जो को आगरा कर देते हैं। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी जो कि 1517 to 26 CE तक रहते हैं। ही बिकेम द Sultan after his father Sikandar Lodi. He was the intelligent, able to a brave ruler, but had faced many rebellions. He failed the Subedus Rana Sanga to Mewar। सिकंदर लोदी के बाद उनके बेटे जो है इब्राहिम लोदी आते हैं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट रहते हैं और ब्रेव रूलर भी रहते हैं, और लेकिन उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो है सुबेदू राणा इससे जो होते हैं वो ही फेल टू सुबेदू राणा एंड सांगा टू मेवाड़, उससे फेल हो जाते हैं। ही रिप्लेस्ड हिज ओल्ड एंड सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल विद यंग एंड द ब्रेव ऑफिसर्स इन द स्ट्रेंथ हिज मेन मिलिट्री पावर। द displaced many of the old noble Daulat Khan and the governor of Punjab rebelled and invited Babur, the ruler of Kabul, to the attacked India. Babur invaded India to meet Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526. Babur defeated Ibrahim Lodi, who was killed in this battle. This marked the end of Delhi Sultanate and the beginning the Mughal rule in India। तो इब्राहिम लोदी जो है ये जो है लास्ट रूलर रहते हैं लोदी में, और उसके बाद आते हैं बाबर का जो कि मुग़ल रूलर थे वो इंडिया में आते हैं। और इन्होंने जो क्या किया था कि बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हराया था, और उस लड़ाई में जो पानीपत की लड़ाई थी 1526, उसके बाद वो आ जाते हैं शासन में। तो उसके बाद आता है गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो उस समय का गवर्नेंस क्या था वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। द सल्तनत द सुल्तान dominated the general government as well as he had of the state. He also acted as the chief executive and the highest court to appear. He appointed many ministers to run the administration। जो गवर्नेंस जो वहाँ की पॉलिसी थी वो बहुत सारे पार्ट में बांटा हुआ था, जैसे उसमें सबके लिए काम, और उस हिसाब से अपॉइंट किया गया था सारे मिनिस्टर को जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की सारे चीज़ की देख रेख करते थे। इसमें पहला है डुइनो में दीवाने वाजरात। ही हैड द डिपार्टमेंट वाज वजीर and looking after the finance, revenue, taxation and the entire central administration। he was like a prime minister, present prime minister। तो ये जो है दीवाने वाजरात ये जो था एक अपॉइंट किया गया था जिसे वज़ीर कहा जाता था। ये जो फाइनेंशियल था प्रॉब्लम टैक्स वगैरह वो सबको देख रेख करता था, जो कि आज के समय में प्रेजेंट में जो है प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं दीवाने आज। तो इसमें ही वॉज द हेड द मिलिट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइज द मिलिट्री, कंडक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ द मेंटेन कंप्लीट डिसिप्लिन। ही वॉज लाइक अ प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर। दीवाने राज जो थे इसमें क्या था, वे मिलिट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी देख रेख करते थे, उसको ऑर्गेनाइज करते थे और उसका इंस्पेक्शन करते रहते थे, मतलब उसमें जांच पड़ताल सारा कुछ उसके जो है इनके अंडर में होता था। तो मेंटेन कंप्लीट डिसिप्लिन, और कंप्लीट मिलिट्री की जो सारी डिसिप्लिन ये सारे कुछ को भी मेंटेन वो करते थे। इसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज लाइक अ प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर। ये जो है अभी प्रेजेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री जिसे कहते हैं, उसकी तरह ये
तो दीवाने अज जो हो गए वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए। नेक्स्ट आते हैं दीवाने इंसा। ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द इंटीरियर corresponding of the state with the ruler of the other independent state. He won the subordinate officials. तो ये जो थे आपको आ जाते हैं जो क्रॉसपॉन्डिंग माने आपस में जो दो देशों के बीच में, जो दो स्टेट के बीच में आपस में बातचीत होती है, उसके लिए अपॉइंट किए गए थे। जैसा कि ये विदेश मंत्री, ये जो आप पढ़े, ये डिफेंस मिनिस्टर जो हुए वो मतलब आपको जो देख रेख के लिए, जैसे अभी सारा आर्मी एयरफोर्स ये सारे की देख रेख जैसे करने के लिए है ना, उस तरीके से दीवाने अर्ज थे। और ये जो हो गए दीवाने इंसा, ये हो गए आपको फाइनेंस मतलब विदेश मंत्री जो हो जाते हैं वो आ गए। नेक्स्ट आते हैं चीफ बैरिड वेयर द स्पीक दे वेयर द ईयर्स एंड द आइज ऑफ द सुल्तान। ये जो होते थे प्राइम मिनिस्टर के, मतलब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे, जो सुल्तान रहते थे, महाराज, जो उसकी आँख और कान की तरह ये अपना काम करते थे। माने सारा जो है एक तरह से ये पर्सनल होते थे सुल्तान का, ठीक है, जो कि सब कुछ के बारे में इन सुल्तान को बताते थे और सुल्तान इनकी सारी बातें जानते थे। ख्वाज उल ख्वाजात इज ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियरी लाइक अ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह ये रहते थे। वकीलेदार, he located after the personal comfort the sultan and his family. He also looked after karkhanas which produced goods required by the royal family and the maintains proper records. तो ये जो थे ये सारा रिकॉर्ड्स रखते थे, सारा कुछ क्या है क्या नहीं, और कि कारखाने में क्या बन रहा, और सुल्तान के जो पर्सनल फैमिली लाइफ और उसके फैमिली की भी देख रेख करते थे। नेक्स्ट आता है सोसाइटी। द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड मेनी इंटू टू क्लासेस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दो भाग में बटा हुआ था। द मुस्लिम वेयर द रूलिंग क्लास इन द इस्लामिक स्टेट। दे वेर डिवाइडेड मेनली इंटू टू सेक्ट्स, सुनीज एंड सैरी। The Muslim enjoyed the higher economic status during the Sultanate period. Slave system was very popular. Firoz Tughlaq had the 1,80,000 slaves. The condition of the women was not good. Many Muslims kept more than wives. The Muslim widows were remarry. Whereas the Hindu society marriage was not allowed. तो इसमें जो था सोसाइटी दो भागों में बटा था, हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम को सारा मतलब अच्छा फैसिलिटीज़ था, सारा कुछ था, हायर पोजीशन में थे। और जो उनका ये भी था कि उनके पास बहुत सारे जो स्लेव रहते थे, यानी कि उनके बहुत सारे जो गुलाम वो रहते थे। ऐसा माना जाता है कि फिरोज तुगलक के पास 1,80,000 जो स्लेव थे, जो कि उनके पास रहते थे, इतने सारे गुलाम उनके, और उनके कामों की देख रेख करते थे। और दूसरी है कि मुस्लिम को एक से दो शादी करने की इजाज़त थी, बहुत दूसरी शादी कर जा सकते थे। विडोज़ भी जो है रीमैरी कर सकती थी, लेकिन हिंदू को ये फैसिलिटी नहीं था, उन्हें दूसरी शादी करने का, दोबारा शादी करने का हक नहीं था। हिंदूज फॉर्म्ड लार्ज मेजरी ऑफ टोटल पॉपुलेशन द कंट्री बट वेयर इकोनॉमिकली बैकवर्ड. They were not given high post. The Hindu society was based on caste system. The lower class was employed by the higher classes. They led wide class in conversion of to small. Hindu society suffered from evil and sati pratha, child marriage, when the widows remarried, and the female education, interclass marriage were not allowed. तो हिंदूज़ के साथ बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे उन्हें दूसरी शादी करने का हक नहीं था, उन्हें इकोनॉमिकली सुविधा नहीं थी, और सोसाइटी में उन्हें जो उनका कास्ट सिस्टम भी था, जिसमें कि लोअर क्लास और हायर क्लास। उसके बाद आते थे कि हिंदू सोसाइटी में सब बहुत सारी सती प्रथा, बाल विवाह और विडो का रीमैरिज जो नहीं होता था। फिर एजुकेशन में भी जो था वो प्रॉब्लम था, वो नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बहुत सारी परेशानियाँ थी। इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर एंगेज्ड द एग्रीकल्चर
which was dependent on the rain. However, the canal and well were the also used the irrigation. Firoz Tughlaq constructed many canals and the proved the helpful for the agriculture, but the farmer led the life of prevent in the misery. तो इसमें क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन में जो सारे कुछ एग्रीकल्चर पे था डिपेंडेंट, और वो भी बारिश पे डिपेंड थे। कैनाल और ये सब इरिगेशन के लिए यूज्ड करने के लिए नहीं था। तो फिरोज़ तुगलक ने ये सारा कुछ बहुत सारा लगवाया था, लेकिन जो है पावर्ड यू हेल्पफुल फॉर द, लेकिन वो फिर भी ज़्यादातर उसी पे डिपेंडेंट थे। द मेन इंडस्ट्रीज वेयर द स्पिनिंग, वेविंग, शुगर प्रोडक्शन, handcraft, poetry and the jewelry making. Some the Sultanate patronized art and craft. They had their own karkhanas where all the fancy and the luxury goods were manufactured for the royal family. तो ये सारा जो है वेविंग, शुगर प्रोडक्शन, हैंडक्राफ्ट, पोइट्रीज, ये सारा कुछ ज्वेलरी मेकिंग, ये सारा कुछ था, लेकिन दे हैड वेयर ओन कारखाना, उनके अपने कारखाने भी थे जिसमें वो हाथ से सामान बनाते थे। लग्जरी गुड्स जो थे वो केवल रॉयल फैमिली के लिए ही बनते थे। इंडिया हैड फ्लोरिशिंग इंटरनल and the foreign trade which was carried over the both by sea and the land. India exported rice, spice, indigo, textiles, silk and the sandalwood. The import horses, wine, high grade textiles, glasswares, rose silk. तो ये जो है स्पाइस, इंडिगोज, टेक्सटाइल, सिल्क, सैंडलवुड, ये सारे इंडिया जो है एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट करते थे क्या, हॉर्सेस, वाइन, वाइट ग्रेड एंड टेक्सटाइल्स, ग्रासलेस, रॉ सिल्क, ये सारा कुछ इंपोर्ट करते थे। Religious during this period in Hinduism was the dominated religious. It was followed by the majority of people. Hindus followed Vishnu and Shivaism, Jainism and the Buddhism were also practiced by people. Islam was mainly brought the many India by the Muhammad Ghazni and the Muhammad Ghori. ये जो है डोमिनेटेड इन ड्यूरिंग दिस, इस टाइम में जो था हिंदूज़ में जो था वो डोमिनेटेड रिलीजन्स थे, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या थी, और वो क्या थे, वेस्टर्निज्म और शिविज्म जो है इस धर्म को अपनाते थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म इसको भी फॉलो करते थे। जो मुस्लिम जो है वो उनकी संख्या भी कम थी, और उसे लाने का क्रेडिट जाता है किसे, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी को। दे बिलीव इन वन गॉड whereas Hinduism worshipped many gods. Suffering the Bhakti, Sufism and Bhakti's movement also started during this period. तो बहुत सारे धर्म हिंदूज जो है पूजा करते थे बहुत सारे भगवान का, लेकिन वे सूफिज्म और भक्तिज्म जो है वो भी स्टार्ट हो चुका था इस टाइम में। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड भक्तिज, खड़ी बोली एंड द Braj Bhasha became the literary language. In the prose poetry was written this language. खड़ी बोली और ब्रज बोली भाषा का भी प्रचार हो, मतलब उस समय था। लिटरेरी लैंग्वेज, प्रोज और पोएट्री इस भाषा में लिखी गई है। फिर मुस्लिम में जो है मिक्स पार्सियन और अरबिक था, इसका भी बहुत सारा मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइम, इस टाइम में ज़्यादा था। फिर जियाउद्दीन बरनी वॉज द फेमस हिस्टोरियन, रॉट द तारीख के इज़ फिरोजी। अमीर खुसरू वॉज द वेल नोन literary genius of this period. He was not only outstanding poet but also the music composer and historian. ये जो थे आपको अमीर खुसरो, ये बहुत अच्छे जीनियस थे, बहुत जाने माने थे, और इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक भी कंपोज किए, हिस्टोरियन है। द लोकल लैंग्वेज लाइक बंगाली, गुजराती वेर यूज मेनी पार्ट ऑफ द सल्तनत। भक्ति एंड द सूफी संत यूज लोकल लैंग्वेज फॉर देयर प्रीचिंग। ये जो है सूफी संत और भक्ति ये लोग लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने प्रचार प्रसार के लिए। उर्दू वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम विच वॉज द मिक्सड ऑफ द टर्किश एंड द हिंदी।
ये जो था हिंदी और टर्किश का मिक्सचर था। मैनी इंडियन क्लासिकल वेल ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन टर्किश एंड द अदर लैंग्वेज। ठीक है, ये सारा जो है इस भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत न्यू स्टाइल द आर्किटेक्चर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। दिस इज़ द नोन एज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये जो है मिक्सर था, इसलिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इट्स इम्पैक्ट द क्लियरली इन विजिबल इन द मॉन्यूमेंट ऑफ द पीरियड। मैंने ये सारा कुछ आपको मॉन्यूमेंट में देखने को मिलता है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द कुतुबी मस्जिद। ठीक है, कुतुबी मस्जिद कुवैतल इस्लाम मॉस्क्यू वॉज द कुवैत मीनार इन दिल्ली। ये देखने को मिलता है। इट इज कंस्ट्रक्ट बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इज लास्ट सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत। ही डेड क्विट अर्लियर सो कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश। इन्होंने तैयार किया था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार को बनाने के लिए रेडी तैयार किया था, लेकिन वो पूरा कंप्लीट, बीच में इसकी मृत्यु हो गई, से इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने पूरा किया था, कंप्लीट ये पूरा नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी एक्सपेंड द कुवैत उल स्मान मॉस्क्यू एंड द बिल्ट अलाई दरवाज़ा नियर इट्स। इसके नीचे ये बना हुआ है मॉस्क्यूज। दिस इज़ वेरी डेकोरेटिव एंड द इम्प्रेसिव गेटवे विद इन रैच। आप देख सकते हो ये कुतुब मीनार, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इसका पूरा कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसे पूरा किसने किया था। और ये है अलाई दरवाज़ा, ये बनाया गया है जो कि उसी के नज़दीक है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के नज़दीक में बना हुआ है। डू यू नो खिलजी वांटेड टू बिल्ड द मीनार इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार विच वाज द डबल ऑफ इट्स हाइट, बट ही कुड नॉट fulfill its dream as the dead of young age. This incomplete mirror can be seen even today. इसके से भी ऊंचा, कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाना चाहते थे खिलजी, लेकिन क्या है कि वो बना नहीं पाते, इनकम्प्लीट ही रह गया, जो कि आज भी देखने को मिलता है। तुगलक फाउंडेशन मेनी न्यू सिटीज़, फिरोज शाह तुगलक, कोतला, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद एक्सेट्रा। द फेमस मोन्यूमेंट ऑफ तुगलक इज द गयासुद्दीन तुगलक टॉम। इट इज़ द ऑक्टागन, मतलब 8 साइड जिसका रहता है उसे ऑक्टागन इन शेप। इट इज़ द इन फ्रंट ऑफ द तुगलकाबाद फ्रंट इन साउथ इंडिया, साउथ दिल्ली ऑन मेहराउली और ओखाल ओखला हाउ नाउ मेहरौली बादारापुर रोड, जो कि अभी वहाँ स्थित है। तो ये आप देख सकते हो तुगलकाबाद फ्रंट ऑफ दिल्ली, ये जो बना हुआ है ये बनाया था तुगलक ने। कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने इसे तैयार किया था। डू यू नो लोधी रोड एंड द लोधी ग्रांड इन दिल्ली वेर मेड बाय द लोधी इन लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो लोधी रोड है, लोधी गार्डन है, इसे लोधी ने बनाया था, जो कि लास्ट डायनेस्टी थे दिल्ली सल्तनत के। लास्ट डायनेस्टी कौन थे? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी ने लोधी रोड और लोधी गार्डन को बनाया था। नाउ दिस चैप्टर इज completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.